हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे उन यंगस्टर से, स्पेशली जो अपने 20s में हैं और जिन्होंने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और किसी ना किसी जॉब में एंटर करे हैं या फिर किसी ने मेरी तरह अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को फ्लोरिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 फाइनेंशियल टिप्स दूंगा जिनको कंप्लीट करके वो 20s में ही अपने करियर के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी अच्छे से सेव कर सकते हैं, अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं और जितनी भी हमें चिंता होती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उस चिंता से वो मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमारी जितनी भी इनकम हो, हमें यह तय करना होता है कि उस इनकम का हम करेंगे क्या। यानी कि मैं बात करने वाला हूं कि आप उस इनकम को कितना खर्च करेंगे और उस इनकम के किस पार्ट को, यानी कि कितने पार्ट को आप सेव करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। सेविंग की बात बाद में करेंगे, नहीं, यही हम गलती करते हैं कि सेविंग की बात हम बाद में करते हैं। दोस्तों, फंडा अपना लीजिए कि जैसी आपकी इनकम होती है पहले आप सेव करेंगे फिर आप खर्च करेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन रूल है 50:30:20 का, जिसके अंदर 50% हम कंसीडर करते हैं जितनी भी आपकी इनकम है उसका 50% आपको अपनी बेसिक नीड के ऊपर, जो भी आपकी जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, टेलीफोन, हाँ इंटरनेट टेलीफोन भी आजकल हमारी बेसिक नीड हो गई है, तो जितनी भी आपकी तमाम बेसिक नीड है उसके ऊपर आप 50% अपनी इनकम का खर्च करें। और इसके बाद जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जैसे कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे एडवेंचर पसंद है, तो उस डिज़ायर्स के ऊपर आप बाकी की 30% अमाउंट आप उसके ऊपर खर्च करें। अब बात आती है रिमेनिंग 20% की। रिमेनिंग 20% आपको डेफिनेटली मैंडेटरी आपको सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए। वो सेविंग कहाँ करनी है, वो आता है हमारा पॉइंट नंबर 2 कि जितनी भी आपका 20% आपने इनकम सेव करी है, अब उस इनकम को आपको सेव का करना है। यहाँ पे भी एक रूल निकलता है कि आपको जितनी भी आपकी एज है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि जो आपकी एज है उस एज को आप 100 में से माइनस कीजिए। सपोज कीजिए मंथली इनकम है आपकी 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में से आप 20% यानी कि 20,000 सेव करने वाले हैं। अब उस 20,000 का ये 75% आप ऐसी जगह सेव कीजिए जहां पे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर। आप इस 75% को, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 हो गया, आप उस 15,000 को शेयर्स, म्यूचुअल फंड या ऐसे ही किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न कंपेरेटिवली जो हमारे डेट फंड होते हैं जैसे कि पीपीएफ या फिर एफडीज या फिर बैंक डिपॉजिट, इससे ज़्यादा आपको वहां पे रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 20s में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपनी सेविंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे रिटर्न मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2, आप बिल्कुल भी ना भूलिए कि अपनी जितनी भी सेविंग है उसको 100 में से अपनी एज को माइनस करके जो रिमेनिंग आता है उतना पोर्शन आप सेविंग का इक्विटीज़ में डालिए और बाकी पोर्शन आप सेफर इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, जैसा कि आपने बैंक में एफडी करा के, पीपीएफ में करा के, या फिर आप गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हैं जिस पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद हमने सेविंग तो कर ली, बट ये सेविंग तो लॉन्ग टर्म हुई, हमारी रिटायरमेंट के लिए हुई। कुछ फंड्स हमें ऐसे भी रखने हैं जो हमारे इमरजेंसी के लिए काम आए। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। और अगर मैं आज की बात करूं, कोरोना काल में, ये जो कोरोना का ये पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक के अंदर किसी को इमरजेंसी की डेफिनेशन बताना शायद मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगा। इसी इमरजेंसीज के लिए, फिर चाहे वो इमरजेंसी किसी डिजीज से रिलेटेड हो, किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि अगर आपकी जॉब चली गई है या फिर जॉब के दौरान कोई आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान जितना टाइम आप खाली रहते हैं उसके लिए इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करने हैं ताकि आपको फाइनेंशियल क्रंच ना हो, आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए। अब ये जो इमरजेंसी फंड है ये क्या है? ये इमरजेंसी फंड आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने हैं जहां पर आपको रिस्क कम हो और लिक्विडिटी ज़्यादा हो। यानी कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी है जहां आप इजीली फंड को विड्रॉ कर सकें। इजीली फंड हम कहां विड्रॉ कर सकते हैं? जैसे आपने बैंक की एफडीज कर ली, या फिर किसी तरह के पेंशन फंड में, या फिर किसी तरह के आपने बॉन्ड्स में, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं या शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडीज वगैरह, इसके अंदर आप इस फंड को रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे 4th पॉइंट की। ये 4th पॉइंट भी आज के दौर में सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो इसके चलते हमें मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। जहां मेडिकल फैसिलिटी की बात आती है वहीं इंश्योरेंस की बात आती है। तो इंश्योरेंस दोस्तों मेरी नज़र में तो दो ही इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म प्लान इसलिए क्योंकि 20s के अंदर आप न्यूली मैरिड हुए होते हैं, नई नई आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर किसी भी ऐसी इवेंट आपको फेस करनी पड़ती है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं या फिर किसी ऐसे फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर सारी फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो उसके लिए आपको फंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंड आपको छोड़ के जाने चाहिए। तो टर्म प्लान ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर आपके बाद आपके जो भी नॉमिनी होते हैं उसको सारा का सारा फंड मिल जाता है। नॉर्मली जो टर्म प्लान होते हैं आपको अपनी एनुअल इनकम के 15 to 20 टाइम्स आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनुअल इनकम समवेयर 10 लाख रुपए है तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 करोड़ का आपके पास में टर्म प्लान होना चाहिए, सो दैट कि आपकी फैमिली के पास में बैकअप कंप्लीट हो आपकी एब्सेंस में। और दूसरी बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, मेडिकल पॉलिसी की। तो आपके पास में टर्म प्लान के साथ साथ एक मेडिकल प्लान भी होना चाहिए जिसके अंदर आपका 5 to 10 लाख का कवर हो। और अगर आप 20s में हैं तो ये 5 to 10 लाख का कवर आपको इजीली समवेयर 7 to 10,000 में एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर मैं टर्म प्लान की बात करूं तो सेम टर्म प्लान के लिए भी आपको इतनी अमाउंट स्पेयर करनी पड़ेगी जो कि आपके एनुअल प्रीमियम का पेमेंट कर सकती है। अब इसके बाद बात आती है जो अक्सर हमारा जो यूथ है 20s में गलती करता है, क्योंकि जैसे ही हम जॉब के अंदर एंटर करते हैं तो हमें लग्जरी अट्रैक्ट करती हैं और समवेयर हम इतने कैपेबल नहीं होते कि उस लग्जरी को, जैसे कि कार, अपना घर और एक अच्छा मोबाइल या और भी जिसके जैसे शौक होते हैं, वो उस लग्जरी को जल्दी से जल्दी एक्वायर करना चाहता है। और उस जल्दी से जल्दी एक्वायर करने के लिए हम सहारा किस चीज़ का लेते हैं, या तो हम लोन्स का या फिर हम क्रेडिट कार्ड का। ये दो एक ऐसे ऑप्शन बैंक हमें प्रोवाइड करता है जिसके चलते हमारे एक्सपेंडिचर हमारी सम टाइम हमारी इनकम को भी, हमारी मंथली इनकम को भी एक्सीड कर जाते हैं और हम पता ही नहीं चलता कब हम इन लोन्स और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो 5th पॉइंट है, लोन्स और क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है, बट इनका यूज़ कम से कम कीजिए, इमरजेंसी में कीजिए। और कैश विड्रॉल के लिए तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको वन टाइम चार्जेस के साथ साथ इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो कि सम टाइम 5 to 10% पर मंथ तक चला जाता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप 20s में, अपने अर्ली 20s में इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो एक आपकी फाइनेंशियल हैबिट जो बनेगी वो जैसे जैसे आप ग्रो अप करेंगे, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, इस फाइनेंशियल हैबिट को अगर आप 20s में ही अपने अंदर ले आते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक ऐसी फाइनेंशियल लिबर्टी मिलेगी जिसके चलते आपको अपने फ्यूचर की किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में नए फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।